ऑटो, ऑटो। ये आजकल के ऑटो वाले बिना मजाल है शाम होने के बाद बिल्कुल भी किसी की सुन ले। मन में बुदबुदाती हुई अपर्णा रोड पर खड़ी ऑटो रोकने की लगातार कोशिश किए जा रही थी। क्या मैडम, ऑटो तो मिलने से रहा, कहो तो मैं घर छोड़ दूं। ऐसे शब्द सुनकर अपर्णा का खून खौल गया। वो लाल आंखों के साथ ये मन बना के मुड़ी कि जिसने भी ये बोला है आज मैं उसका मिलन मौत से करवा ही दूंगी। ये कैसी बदतमीज। वो आगे बोलने ही वाली थी, अचानक उसका मुंह बंद पड़ गया और हाथ रुक गए। सामने और कोई नहीं, प्रमोद खड़ा था, उसका बड़ा भाई। भैया आप भी ना सुधर जाइए, वरना मैं तो नहीं लेकिन पब्लिक जरूर आपकी एक दिन चटनी बना देगी। बस बस काली माता, आज से पक्का ऐसा मजाक कभी नहीं। आज तो तेरे हाथों से पिट ही जाता। रहने दो आप, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ओह मेरी माँ, माफ कर दे, आज से कभी नहीं करूंगा। ठीक है, ये आखिरी बार है आपका। अब चल बैठ गाड़ी में। भैया वैसे आज आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, बस तुझे सरप्राइज देने आया था। बच गया, वरना मेरा ही सरप्राइज हो जाता। दोनों घर पहुंचते हैं कि अचानक दोनों का खिला चेहरा लटक जाता है। प्रमोद दौड़कर अपनी माँ के कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसकी माँ कोने पर बैठी रो रही है और उसके पापा दांत भींचकर हाथ में बेल्ट लिए खड़े हैं। पीछे पीछे अपर्णा भी कमरे में पहुंचती है। अपनी माँ की दशा देखकर वो रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। ये आज का नहीं था, हमेशा का था। और सिर्फ उसके माँ बाप का ही नहीं, उसके घर, रिश्तेदार, आस पड़ोस, हर जगह का यही माहौल था। हर छोटी बात पर औरतों पर हाथ उठाना। अपर्णा की माँ को तो खुद के बच्चों के बारे में बोलने का हक ही नहीं था, और ना ही अपर्णा और प्रमोद को ये हक था। घर में वही होता था जो पापा कहते थे, इज्जत नहीं, डर की वजह से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई थी। अपने पापा को प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से समझाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी के कुछ कहने पर वो मरने की धमकी देते। और उनकी धमकियों को हमने तब तक हल्के में लिए जब तक उन्होंने सच में खुद को मारने की कोशिश नहीं की। अपर्णा को आज भी वो रात याद है। पापा शराब के नशे में आकर उसकी माँ को बहुत बुरी तरह पीटने लगे। प्रमोद ने अपनी माँ को छुड़ाने के लिए अपने पापा को पीछे की ओर धक्का दिया। बस उसी रात उन्होंने पंखे में फंदा डाल खुद को मारने की कोशिश की। यदि माँ के आंसुओं, पापा के लिए उनके लगाव, प्यार और उनकी अहीबात का सवाल नहीं होता तो प्रमोद और अपर्णा उसी दिन मर जाने देते। लेकिन क्या करें, मजबूर थे। तब से उनकी हरकतें और बढ़ गई और सब चुपचाप सहती थी। ऐसा नहीं है कि ये अत्याचार सिर्फ उनकी माँ पर था, उन दोनों पर भी था। अपर्णा को शादी और आदमियों से नफरत सी हो गई थी। उसके लिए शादी का मतलब था नौकरानी की तरह दिन भर काम करना और रात को अपने पति के हाथों मार खाना। ये उनके मन की बनाई कोई कहानी नहीं थी, ये उसके आंखों देखी हकीकत थी। जिस हरकत में वो हर एक औरत शामिल थी जिसे वो जानती थी। वो जब अपनी सहेलियों से अपने माँ पापा के बीच की प्यार की कहानियां सुनती, कैसे वो साथ में सारे काम करते हैं, सारे फैसले लेते हैं, जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर वो कैसे एक दूसरे को सरप्राइज करते हैं, उसे ऐसा लगता था कि सब झूठ बोल रही हैं। ऐसा नहीं होता। और कभी किसी की बात पर भरोसा होता तो उसके अंदर का एक हिस्सा उसकी खुद की सहेली से जलने लगता। उसे कभी भी किसी का पैसा, कपड़ा या लग्जरी गाड़ी देखकर ईर्ष्या नहीं हुई। ईर्ष्या हुई तो केवल उसका परिवार देखकर, कैसे वो अपने माँ बाप के साथ मुस्कुराते हुए हर जगह घूमने जाते हैं, कैसे वो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। उसकी सहेली कृतिका के पास एक तस्वीर थी जिसमें उसके पापा उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। अपर्णा अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ी सब सोच सोचकर रोती रही। समय निकलता गया। अपर्णा की पढ़ाई पूरी हो गई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो पढ़ाई जबरदस्ती छुटवा दी गई थी और नाम दिया गया कि पढ़ाई पूरी हो गई है। उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था।
लेकिन उसे शादी नहीं करनी थी। उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सपना पूरा होने जा रहा था। मन में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे। मन में आता था कि अपनी जान दे दे, पर उसकी बेचारी माँ पर क्या गुजरेगी। उसने सोचा था कि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करेगी और अपनी माँ को लेकर बहुत दूर चली जाएगी, जहाँ बस वो और उसकी माँ रहेंगे। वो पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ निकाल देगी और कभी शादी नहीं करेगी। अपनी माँ को हर वो चीज लाकर देगी जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा हो। लेकिन अब सारे सपने खत्म। मुझे अच्छे से याद है, बचपन में माँ मुझे अपनी शादी से पहले की कहानियां बताया करती थी कि मैं कैसे बारिश से बहुत ज्यादा लगाव था। अखबार आते ही सबसे पहले वो मौसम का हाल देखती थी। हल्का सा भी बादल घिर आए तो आंगन में कुर्सी लगाकर बारिश का इंतजार में बैठ जाती थी। बारिश में ही नाच नाच कर उनकी नाचने की कला इतनी निखर गई थी कि उनके गांव में किसी भी शादी और त्योहार में बिना उनके लोगों का नाचने गाने का मन नहीं करता था। मैंने अपनी माँ को कभी नाचते हुए नहीं देखा, लेकिन गाते हुए जरूर सुना था। बहुत सुंदर गाती हैं वो। पापा को नहीं पसंद था उनका नाचना गाना। शादी ही इसी शर्त पे हुई थी कि वो ये सब छोड़कर उनके घर में पैर रखेगी। नाना ने जानबूझकर मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी। मेरे पैदा होने से पहले वो मर नहीं गए होते तो मैं उनसे जरूर सवाल करती। माँ ने उनके लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनके त्याग की कदर नहीं की। उन्हें माँ की क्या, किसी की भी कदर नहीं थी। काश वो प्रमोद भैया से भी प्यार करते होते, क्योंकि वो लड़के हैं। लेकिन नहीं, उनसे भी प्यार नहीं उन्हें। ना जाने कैसा दिमाग है उनका, मेरी जिंदगी भी खराब कर देंगे। अपर्णा के कुछ भी सोचने या बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला था। आखिर वो दिन आ ही गया जब उसकी शादी थी। हाँ, देखा था उसने, लड़के के पास में बैठी थी लेकिन मिली नहीं थी। हाँ, देखा था उसने, उस लड़के के पास में बैठी भी थी लेकिन मिली नहीं थी। वो सगाई का दिन था। सर नीचे किए हुए वो गई और उसे अंगूठी पहना दी। नहीं, उससे पहले वो उससे नहीं मिली थी, केवल तस्वीर देखी थी। अच्छा था दिखने में। काश तस्वीर में उनकी आत्मा भी दिख जाती तो हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाती। जयमाला, फेरे और अब विदाई। उसकी माँ अब कैसे रहेगी उसके बिना? कौन उसके घावों पर मलहम लगाएगा? कौन उसके काम में हाथ बटाएगा? उसकी माँ के आंसू अब कौन साफ करेगा? वो अपनी माँ को गले लगाकर रोए जा रही थी। समय आ गया। सबने उसे उसकी माँ के सीने से अलग कर किसी पराये के साथ गाड़ी में बैठा दिया। वो गाड़ी से निकलकर भाग जाना चाहती थी, अपनी माँ के सीने में दोबारा चिपक जाना चाहती थी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो एक अनजान के साथ अनजाने सफर पर निकल चुकी थी, जिसका अंजाम उसे बेखूबी पता था। वो अपने ससुराल पहुंची। सारी रस्में हुई। सारा घर हंसी ठट्ठे से गूंज रहा था। बच्चे, भाभी, चाची, मामी करके उसके आगे पीछे घूम रहे थे। सब उसका घूंघट हटाकर उसका चेहरा देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे और ना ही मुस्कुराहट। बस आंखों से झरना बहे जा रहा था। रोती हुई अपर्णा को सब पकड़कर एक कमरे में ले गए। जिस कमरे में वो पहले बैठी थी वो उसका कमरा नहीं था। उसे अब समझ आया। जिस कमरे में वो अब आई थी वो बहुत सुंदर था। उसका बेड फूलों से सजा हुआ था। उसे बेड पर ले जाकर बैठा दिया गया। उसके बाद करण, अपर्णा का पति, कमरे में आया, लेकिन उसे इस कमरे में आने से पहले बहुत खर्चे करने पड़े। अपर्णा डरी सहमी अपने दोनों हाथों को बांधे बेड पर बैठी हुई थी। करण ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा, लेकिन अपर्णा ने सहम कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। करण को कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर से घूंघट हटाया। अपर्णा की आंखें लगातार रोने की वजह से सूजकर बड़ी बड़ी हो गई थी। होठ कांप रहे थे। वो अब भी नीचे सिर किए सिसकियां लिए जा रही थी। करण को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने अपर्णा को एक गिफ्ट पकड़ाया और बड़े प्यार से बोला कि देखो, प्लीज़ तुम रोना बंद करो।
और जाके फ्रेश हो जाऊं। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अपर्णा को तो बस वहां से जाने का बहाना चाहिए था। उसने करण की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका गिफ्ट वहीं बैठ के सहराने पर रख बाथरूम में चली गई। वहां बैठकर वो पहले जी भर कर रोई, जिसकी सिसकियों की आवाज करण के कानों तक आ रही थी। काफी समय लगाने के बाद वो आखिरकार बाथरूम से बाहर आ गई। उसके आते ही करण बोला, अपर्णा तुमने तो बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। मैंने तुम्हें फ्रेश होने के लिए कहा था, अंदर जाके रोने के लिए नहीं। अपर्णा ने इस बार भी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तब करण ने बुदबुदाते हुए कहा कि लगता है मेरी शादी एक गूंगी लड़की से करवा दी है। अपर्णा करण की ओर देखते हुए बोलती है, नहीं मैं गूंगी नहीं हूँ। अच्छा गूंगी नहीं हो तो अब तक मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। अपर्णा ने इस बार भी करण की बातों का जवाब नहीं दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपर्णा की परेशानी क्या है। वो अब अपर्णा के व्यवहार से परेशान हो चुका था। उसने अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। उसे लगा था कि जब अपर्णा को लगेगा कि वो उसके ऐसे व्यवहार से गुस्सा है तो वो जरूर उसके पास आएगी। लेकिन करण के प्लान पर पानी फिर गया। करण को सोफे पर लेटते देख अपर्णा ने सुकून की सांस ली और लेटकर सो गई। वो घर से ही सोच के आई थी कि वो अपने पति के साथ किसी भी तरह की नज़दीकियां नहीं बढ़ाएगी, जिससे अपनी माँ की तरह उसे अपने पति से लगाव हो और उसी लगाव के कारण वो आगे चलकर मजबूर हो जाए और उसके बदलते रवैये की वजह से वो टुकड़ों में टूटकर घुट घुट कर जीने लगे। अपर्णा बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में चली गई, जहां आज पहला खाना बनाने की रस्म होने वाली थी। उसने करण के कपड़े निकालकर रख दिए और उसका टिफिन भी पैक कर दिया और वो तब तक कमरे में नहीं आई जब तक करण ऑफिस नहीं चला गया। अब रोज ऐसा ही होने लगा। अपर्णा करण के उठने से पहले चली जाती और उसके सोने के बाद कमरे में आ जाती, और जिस दिन करण ऑफिस से लेट आने वाला होता वो जल्दी सो जाती। ऐसे में हफ्ते बीत गए। करण भी काम की वजह से बिजी रहता था, लेकिन अपर्णा का ये व्यवहार उसे अंदर से खाया जा रहा था। उसे कभी कभी अपर्णा पर बहुत गुस्सा आ जाता था। करण ने इस बारे में अपने दोस्त से भी बात की। सबने यही सलाह दी कि वो अपर्णा से बातचीत करे कि आखिर परेशानी क्या है। दोपहर का समय था। अपर्णा सारा काम निपटाकर अपने कमरे में बैठी थी कि तभी कोई कमरे में आया। उसने मुड़कर देखा तो करण खड़ा था। वो घबरा गई और कमरे से जाने लगी। करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अपर्णा तुम चाहती क्या हो? जब से हमारी शादी हुई है तुमने एक पल के लिए भी मुझसे बात तक नहीं की। अगर ऐसा ही था तो शादी क्यों की मुझसे? मना कर देनी थी ना। काश ये मेरे बस में होता। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। क्या तुम्हें कोई और पसंद था? अपर्णा फिर चुपचाप खड़ी ही रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया। करण तेजी से उसकी ओर बढ़ा। करण को इतने गुस्से में देख अपर्णा के मुंह से निकला, प्लीज आगे मत आओ, प्लीज मुझे मारना मत, तुम जो पूछोगे मैं बता दूंगी। अपर्णा के मुंह से ये शब्द सुनकर करण को हैरानी हुई और वो बोला, पागल हो क्या तुम? मैं तुम पर हाथ क्यों उठाऊंगा? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? तुमसे सिर्फ मैं अपने सवालों का जवाब चाहता हूं। मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम मुझसे भाग रही हो? अपर्णा की आंखें भर आई और वो रोने लगी। मैं किसी से प्यार नहीं करती। हाँ लेकिन ये सच है कि मुझे शादी नहीं करनी थी। मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी लड़के को जगह नहीं दी और ना ही देने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं केवल अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी, उसे खुश रखना चाहती थी। अपर्णा बोलते बोलते रोए जा रही थी। करण से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसे गले लगाकर चुप करा देना चाहता था, लेकिन अपर्णा की ओर एक भी कदम उठाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वो कमरे से चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अपर्णा ऐसी क्यों है, और उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं उस पर हाथ उठाऊंगा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब सगाई में मेरे बगल में बैठकर आई थी
मैं उसे एकटक देखे जा रहा था और बस इसी इंतजार में था कि कब वो अपनी नजरें ऊपर कर मुझे देखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा था वो शर्मा रही है, लेकिन वो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। काश मुझे पहले पता होता तो मैं उसके लिए कुछ तो करता, जिससे आज उसकी आंखों में आंसू ना होते। जिन नज़रों को मैं अपनी ओर प्यार से उठने का इंतज़ार कर रहा था, उन आंखों में मेरी वजह से आज तक आंसू बहते रहे। दिन बीत गया। आज के दिन के बाद से अपर्णा करण के सामने आने लगी। कई बार दोनों घंटों कमरे में बिना एक दूसरे से एक भी शब्द बोले बैठे रह जाते। 2 दिन बाद अपर्णा का जन्मदिन था, लेकिन अपर्णा को इस बात की ना तो कोई खुशी थी और ना ही किसी तरह का कोई उत्साह। हर रोज की तरह वो उस दिन भी सोकर उठी और घर का सारा काम किया, लेकिन आज वो बार बार घर के दरवाजे की ओर देख रही थी। करण कल से घर वापस नहीं आया था और ना ही उसने घर में किसी को फ़ोन किया ऐसा कुछ होता था तो वो अपर्णा को एक बार मैसेज तो कर ही देता था। वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी। कहने को तो उसे करण से ना कोई लगाव था और ना ही उसकी कोई चिंता, लेकिन कल रात से आंखों की नींद गायब थी। काम में मन भी नहीं लग रहा था। बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। शाम हो गई थी। आज घर पर कोई नहीं था। उसके सास ससुर 1 हफ्ते पहले ही किसी रिश्तेदार के घर चले गए थे। एक नंद थी, वो हॉस्टल में रहती थी। वो बरामदे में बैठी अपनी सहेली से अपनी मन की भड़ास निकाल रही थी। 3 दिन से बारिश भी बंद नहीं हुई थी, क्योंकि अभी अभी सावन लगा था। अपर्णा गलती से चाहे बारिश में भीग गई हो, वैसे उसे बारिश से नफरत थी। करण की गाड़ी के हॉर्न से अपर्णा का ध्यान टूटा। उसने तुरंत ही फ़ोन रख दिया और बरामदे में खड़े खंबे को पकड़कर नाक भौं चढ़ाकर खड़ी होकर बुदबुदाने लगी। आने तो बारिश में भीगते हुए, मैं नहीं लेकर जाऊंगी छाता। समझते क्या है अपने आप को? एक मैसेज तो कर ही सकते थे ना। आज बर्थडे है मेरा, एक कॉल ही कर देते तो मैं खा जाती क्या उनको। वो बड़बड़ा ही रही थी कि करण गाड़ी से भीगते हुए निकलता है और अपनी गाड़ी के पीछे का गेट खोलता है, जिस गेट से और कोई नहीं उसकी माँ निकलती है। उन्हें देखकर अपर्णा हैरान रह जाती है और उसी बारिश में दौड़कर अपनी माँ को गले लगा लेती है। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। माँ, आप यहाँ कैसे? मुझे एक बार बताया भी नहीं आने से पहले। बताती भी कैसे अपर्णा, यही तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। मैं तुम्हारी माँ को हमेशा के लिए यहाँ ले आया हूँ। तुम उनके साथ जिंदगी भर रह सकती हो। उनके साथ वो सारे सपने पूरे कर सकती हो जो जो तुमने अपनी डायरी में लिखे थे। मेरी डायरी? इतना कहकर वो एकटक करण को देखने लगती है। जन्मदिन आज तेरा है, लेकिन तोहफा मुझे भी दे दिया। अब इस बारिश में ही खड़े होकर सारी बातें करोगे या अंदर भी चलोगे आप दोनों? हाँ माँ, आप अंदर जाओ, मैं आती हूँ अभी। ऐसे मत भीगो। ठीक है। ऐसे कहती हुई अपर्णा की माँ घर में चली जाती है। आपने ये सब कैसे किया? और मम्मी पापा को पता है इसके बारे में? तुम वो सब मत सोचो, मैंने सब संभाल लिया है। तुम्हें है तो नहीं, फिर भी मेरे ऊपर भरोसा रखो। और अब अंदर चलो, तुम्हें बारिश पसंद नहीं है और ऐसे ही भीगती रही तो बीमार पड़ जाओगी। अपर्णा करण की तरफ अपने कदम बढ़ाती है और उसे गले लगा लेती है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि किसी को मेरी भावनाओं का भी इतना ख्याल है। तुमने आज जन्मदिन पर मुझे बहुत कीमती गिफ्ट दिया है। आपको मेरी इतनी परवाह थी और मैं कभी ये समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए। पर मुझे बारिश पसंद नहीं थी, लेकिन मुझे अब पसंद है। करण अपर्णा को अपने सीने से अलग करता है और उसके माथे पे हल्के से चूमता है और दोबारा अपने सीने से लगा लेता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी का पहला सावन मेरी जिंदगी में बाहर ले आएगा और मैं किसी के प्यार की बारिश में इस तरह भीग जाऊंगी। कभी किसी को आजमाए बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। हम कितने भी लोगों से मिले हों, लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए, हम दुनिया के सारे लोगों से नहीं मिले हैं।